बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर सबक कुतबा मुसन्नफ़ गुलाम अब्बास की मुश्किल सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। तो चलो बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। क्लर्कों में किस उम्र के लोग शामिल थे? तो अब क्लर्कों में हम कहेंगे कि शरीफ हुसैन जिस दफ्तर में मुलाजिम था वहाँ हर तरह की उम्र के क्लर्क काम करते थे। कुछ क्लर्क कम उम्र और नातजुर्बाकार थे जिनकी अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं निकली थी, और कुछ ऐसे उम्र रसीदा और तजुर्बाकार बूढ़े थे जिनकी नाक पर ऐनक के मुसलसल इस्तेमाल के बायस निशान पड़ चुके थे। यानी हर तरह के लोग थे, कम उम्र भी थे और तजुर्बाकार बूढ़े भी थे। आप चाहे तो मुख्तसर लिखें, चाहे तो इस तरह मैंने तफसील से लिखा है, इस तरह तफसील से भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर बी, शरीफ हुसैन उस दिन घर की बजाय जामा मस्जिद की तरफ क्यों चल पड़ा? तो शरीफ हुसैन उस दिन घर के बजाय जामा मस्जिद की तरफ इसलिए चल पड़ा कि उसकी बीवी बच्चों को लेकर मैके गई हुई थी, मैके यानी वालदा के घर, इसलिए वो बेफिक्र था। आज खिलाफ मामूल उसकी जेब में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे क्योंकि महीने की शुरू की तारीखें थी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हर रोज शाम को सस्ती चीज़ों का बाजार लगा करता था। वो इस बाजार की रौनक से अपना दिल बहलाना चाहता था। शरीफ हुसैन ने संगमरमर के टुकड़े का क्या मुशर्रफ सोचा? मुशर्रफ सोचा मतलब कहाँ इस्तेमाल किया? जवाब है, संगमरमर के टुकड़े का ये मुशर्रफ उसके जहन में आया कि जब वो तरक्की कर लेगा, उसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, तो कोई छोटा सा मकान खरीद लेगा और संगमरमर के इस टुकड़े पर अपना नाम कंधा करा के लिखवा के दरवाजे के बाहर नस्ब कर देगा। तो क्या संगमरमर के टुकड़े पर जब नाम लिखते हैं तो पेन से नहीं लिखते, वो हथौड़ी के साथ उसको कोई सीख होती है उससे रख के थोड़ी के साथ ठोक कर लेते हैं, तो उसको कंधा करवाना कहते हैं। संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर शरीफ हुसैन ने क्या महसूस किया? तो संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर शरीफ हुसैन को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जल्दी और वाज़ह हरूफ में लिखा हुआ देखा। चनांचा उसे एहसास हुआ कि शायद वो भी बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए उसने दिल ही दिल में फख्र या खुशी महसूस की। इस अफसाने से क्या अखलाकी सबक हासिल होता है? इस अफसाने से ये अखलाकी सबक हासिल होता है कि ज़िंदगी ख्वाहिशात और तमन्नाओं का दूसरा नाम है। हम सारी उम्र अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं, यानी भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन मौत आकर हमारे तमाम अरमानों को खाक में मिला देती है। इसलिए इंसान को अपनी हैसियत से बढ़कर सुहाने ख्वाब नहीं देखने चाहिए और अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए। सवाल नंबर 2, सबक के हवाले से मदरजा झेल जुमलों की वजाहत करें। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की चार दीवारी ही में महदूद रहती थी। इसकी वजाहत है कि जिस इलाके में शरीफ हुसैन दफ्तर में काम करता था, इस इलाके में और भी कई दफातर थे। लोग सुबह सवेरे दफ्तरों के अंदर चले जाते थे और दिन भर काम करने के बाद असर को बाहर निकलते थे। इसलिए दिन के वक्त इस इलाके में रौनक नहीं होती थी क्योंकि सब कारिंदे दफ्तरों के अंदर काम में मशगूल होते थे और वहाँ काम के साथ गपशप में लगे रहते थे। ठीक है, वो कह रहा रौनक जो है चार दीवारी में महदूद होती थी, तो वो चार दीवारी यानी कमरों के अंदर गपशप हो रही होती थी, तो रौनक होती थी वो कमरों के अंदर होती थी। दुनिया भर की चीज़ें, हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अब वजाहत, शरीफ हुसैन घर के बजाय जामा मस्जिद की तरफ चल निकला था, जिसकी सीढ़ियों के गिर्द दुकानें और बाजार लगा करता था। इस बाजार में हर किस्म की चीज़ें और हर तरह के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलते थे, यानी हर तरह के लोग यहाँ आते थे शॉपिंग करने के लिए। अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे। वो बड़ा गफूर रहीम है, क्या अजब के उसके दिन थे।
جب شریف حسین سنگ مرمر کا ٹکڑا لے کر گھر آیا تو رات کو کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میری قسمت بدل جائے، حالات پلٹا کھائیں اور میں ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جاؤں اور میری تنخواہ بھی بڑھ جائے، تو میں الگ گھر لے کر سنگ مرمر کے اس ٹکڑے پر اپنا نام کندا کرا کے دروازے کے باہر نصب کرا دوں۔ دفتر میں جب کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جویا ہوتا ہے اس کا محتاج ہوتا، وہ کام خود نہیں کر سکتا تھا تو شریف حسین کو کہتا تھا آپ کر رہے، تو اس کا مطلب ہے جویا ہونا۔ وضاحت: سنگ مرمر کا ٹکڑا خریدنے کے بعد شریف حسین دفتر میں زیادہ محنت کرنے لگا تھا اور تاکہ افسروں کی نگاہوں میں آ جائے اور اس کی ترقی کا آرڈر جاری کر دیں۔ دفتر میں جب اس کا کوئی ساتھی کسی دفتری معاملے میں اس سے رہنمائی یا مشورہ طلب کرتا تو اسے اپنی برتری کے احساس سے بہت خوشی ہوتی تھی اور اپنی اہمیت کے احساس سے اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی۔ یہ چپکنے نہیں ہیں، چمکنے لگتی۔ اس کو ٹھیک کریں۔ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لطیفہ غیبی یعنی غیب سے۔ نہایت محنت کرنے کے باوجود جب شریف حسین کے حالات نہ بدلے تو اس نے مایوس ہو کر مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اور دفتر کے طور طریقے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی محنت اور دل لگا کر کام کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے سخت محنت اور سختیاں برداشت کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جب قسمت میں ترقی لکھی ہی نہ ہو تو سخت محنت اور جان توڑ کوشش سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگلا سوال مندرجہ ذیل جملوں کی تکمیل کے لیے دیے ہوئے جواب میں سے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، تو جو درست جواب ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، ٹک کا نشان آپ اپنی کتاب پر خود لگائیں۔ شریف حسین کو سنگ مرمر کا ٹکڑا ملا کباڑی کی دکان سے۔ شریف حسین نے سنگ مرمر کا ٹکڑا اس لیے خریدا کہ قیمت پوچھنے پر کباڑی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کا مصرف یہ تھا کہ اس پہ اپنا نام کھدوا کر مکان کے دروازے پر لگا دیا جائے۔ شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کی قبر پر لگا دیا گیا۔ کتاب کا خلاصہ لکھیں، کتبہ کا خلاصہ لکھیں۔ تو اب خلاصہ میں اس ساری کہانیوں کو ہم 1/4 کر کے بیان کریں گے۔ آپ یہاں سے آئیڈیا دیکھ لیں، پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ غلام عباس یہ افسانے کتبہ کا مرکزی کردار شریف حسین ہے، جو شہر سے 1.5 میل دور کسی دفتر میں کلرک درجہ دوم تھا۔ ایک دن شریف حسین ذرا جلدی نکل آیا اور خلاف معمول اس کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بیوی بچے گھر پر نہیں تھے، اس لیے شریف حسین گھر جانے کے بجائے تانگے پر سوار ہو کر جامع مسجد کے بازار کی طرف چلا گیا اور بازار میں گھوم پھر کر سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں دیکھنے لگا۔ پھر وہ کباڑیوں کی دکانوں کی طرف چلا گیا۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک نفیس ٹکڑے پر پڑی جو شاید کسی مغل بادشاہ کے مقبرے سے اکھاڑا گیا تھا۔ شریف حسین نے یہی اس کی قیمت پوچھی تو کباڑیے نے 3 روپے قیمت بتائی، لیکن پھر 1 روپے میں شریف حسین وہ مرمری ٹکڑا لے کر گھر آ گیا۔ رات کو چھت پر لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اس کی تنخواہ بڑھ جائے، اسے ترقی مل جائے تو وہ اپنا الگ مکان بنا کر سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام لکھوا کر مکان کے دروازے پر لگا دے گا۔ لہٰذا اس نے اپنا نام کندہ کروا لیا۔ پھر اسے گھر کی بے کواڑ الماری یعنی بے کواڑ الماری جس پہ لاک نہیں تھا لا کر رکھ دیا۔ اب یہ کتبہ اس کے اندر ایک ولولہ اور امنگ پیدا کرتا رہا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے جان توڑ محنت شروع کر دی۔ اس دوران یہ کتبہ گھر میں مختلف جگہوں پر منتقل ہوتا رہا۔ دفتر میں ایک درجہ اول کا کلر چھٹی پر گیا تو شریف حسین کو عارضی طور پر اس کی سیٹ پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس عارضی ترقی پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے خوب محنت سے کام کیا مگر اسے پھر اپنی پرانی درجہ دوم کی کلرکی پر واپس آنا پڑا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بڑا مایوسی کا حامل تھا۔ وہ افسردہ اور نا امید رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ شریف حسین کو ملازمت کرتے 20 سال ہو چکے تھے۔ اب اسے بیٹے کی شادی، بیٹوں کی تعلیم اور ان کی نوکری کی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو گیا، پھر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور بیمار رہنے لگا۔ سردیوں میں اسے نمونیا ہوا اور 4 دن بعد وہ مر گیا۔ اس کی موت کے کچھ عرصے بعد مکان کی صفائی کے دوران اس کے بیٹے کو ایک بوری سے وہ کتبہ مل گیا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے روز
कतबे को संत राष्ट्र के पास ले गया और कतबे की इमारत में कुछ तरमीम करा कर उसे बाप की कब्र पे नस्ब कर दिया। गुलाम अब्बास पर सवानही और तनकीदी नोट लिखे। सवानही नोट वो होता है जिसमें उसकी सवाइक़ हयात पर बात की जाती है, उनकी ज़िंदगी पे बात की जाती है, पैदाइश कहाँ हुई और वफ़ात कब हुई, कहाँ पर रहे, कहाँ काम किया। और तनकीदी में हम उन पर तनकीद करते हैं, ये तनकीद तामीरी भी हो सकती है और तखरीबी भी हो सकती है। यानी हम तनकीद करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिख रहे हैं उनके अफसानों में, क्या आपके अच्छाई थी तो क्या अच्छाई थी, बुराई थी तो क्या बुराई थी। सबसे पहले हम सवानही नोट देखते हैं कि गुलाम अब्बास 1909 में अमृतसर के एक गरीब घराने में पैदा हुए। दयाल सिंह हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और लाहौर से अपनी इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आप शुरू में मुख्तलिफ रसाइल के मदयर रहे, जिनमें रसाला फूल और तहसीब नस्वा काबिल ज़िक्र। इसके बाद महकमा ताल्लुकात आमा से भी वाबस्ता रहे। कुछ अर्सा बाद BBC से मुंसलिक होकर लंदन चले गए। उन्हें मौसीकी से दिलचस्पी थी और गिटार बजाने का बहुत शौक था। इसके अलावा वो शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। अदबी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ भी हासिल किया। आप एक कामयाब और बावकार तख्लीकी ज़िंदगी गुजार कर 1982 को कराची में फौत हुए। तनकीदी नोट। आप गुलाम अब्बास जदीद अफसाने का एक मुतबर नाम है। उनके अफसानों की ख़ास बात उनके अंदाज़ बयान का नयापन है। आप मामूल के मौज़ूआत को अपने अंदाज़ बयान से एक निरालापन अता कर देते हैं। उनका अफसाना आनंदी इसकी बेहतरीन मिसाल है। आनंदी के अफनंदी। गुलाम अब्बास के अफसानों के किरदार माशरे के मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। उनके अंदाज में एक सुकून और ठहराव पाया जाता है। पढ़ने वाला कोई जज्बाती नफ्सियाती खला महसूस नहीं करता। गुलाम अब्बास की सबसे नुमाया खूबी उनकी जज्बात निगारी है। वो एक एक चीज़ को तफसील से बयान करता है। यूँ लगता है वो कारी की उंगली पकड़े उसे साथ लिए जा रहे हैं। आप अफसाने की तामीर में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करते, बल्कि सलीके से अफसाने का माहौल तैयार करते हैं और अपने किरदारों के ज़ाहिरी गुलिये और हरकत सकनात को पूरी तफसील से बयान करते हैं। देखिए, और अफसानों में क्या होता है कि वाक़यात बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। लेकिन गुलाम अब्बास के अफसाने में ये होता है कि एक एक जो करैक्टर है उसकी पूरी डिटेल बताई जाती है, उसका हुलिया बताया जाता है, उसकी आदतें बताई जाती हैं और स्लोली इनका अफसाना जो है आगे की तरफ बढ़ता है। सवाल नंबर 6, मदरजल अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। मुस्तकबिल। हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही मेहनत करनी चाहिए। मामूल। मेरे मामूल में सुबह की शैर शामिल है जो मुझे तरोताज़ा रखती है। अदना वाला। एक कामयाब माशरा तभी कामयाब बन सकता है जब इसमें अदना वाला सबको बराबर का एहतराम मिले। बेमुशर्रफ। बेमुशर्रफ जिसका कोई फ़ायदा ना हो। बेमुशर्रफ कामों में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कुछ सीखने में वक्त लगाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपनी अख्ताम पे पहुँचा। आगे लेक्चर में इंशाल्लाह अगले सबक की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।